हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 का सॉल्यूशन। और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 91 से 100 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट सेम, मतलब कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम नहीं है ये बताना है। तो देखो, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप इसको निकाल सकते हैं। फोर्स का होता है mlt-2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट अगर आप कर दो तो ये आ जाता है ml²t-2। मतलब जो वर्क डन का होता है वही एनर्जी का भी होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये टॉर्क है, टॉर्क मतलब r क्रॉस f। अब देखो यहाँ पर f इंटू डिस्प्लेसमेंट था, ये r भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है f डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसका भी ml²t-2 ही आएगा। फिर नेक्स्ट है प्रेशर और इलास्टिक कांस्टेंट। देखो, इलास्टिक कांस्टेंट में यंग्स मॉडुलस, पहले प्रेशर बताया तो प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का होता है mlt-2 अपॉन एरिया का l²। तो ये आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m(l)⁻⁻1, क्योंकि अपन -2 तो -1 बचेगा t⁻⁻2। और आप कोई भी यंग्स मॉडुलस ले लो, वो क्या होता है, अगर मैं यंग्स मॉडुलस लूँ तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है। तो जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस मतलब एक तरह का फोर्स अपॉन एरिया, वही तो हमने करके प्रेशर का भी निकाला था। तो यंग्स मॉडुलस का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही आएगा ml-1t-2, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वर्क और मूवमेंट का सेम है, प्रेशर और इलास्टिक कांस्टेंट का भी सेम ही होगा। और अब पावर और एंगुलर मोमेंटम करते हैं। पावर मतलब हो गया एनर्जी अपॉन में टाइम, तो एनर्जी का मतलब हो गया ml²t-2। मैंने आपको बताया था जो वर्क डन का होता है वही एनर्जी का भी होता है। ml²t-2 को डिवाइड कर दीजिए पर यूनिट टाइम मतलब t, तो ये आ जाएगा ml²t-3। ये किसका है, पावर का। एंगुलर मोमेंटम मतलब r क्रॉस p, तो r एक तरह से हो गया l मतलब लेंथ, और p मतलब मास इंटू वेलोसिटी mlt-1। तो ये आ जाएगा ml²t-1। तो आप ये देखो, पावर का आया है ml²t-3 और एंगुलर मोमेंटम का है ml²t-1। तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। जबकि लाइट ईयर एक तरह का डिस्टेंस की यूनिट होती है, वेवलेंथ भी एक तरह से डिस्टेंस में मेजर की जाती है। दोनों को अब अगर आप ऐसा यूनिट भी देखो तो मीटर में ही मेजर किया जाता है। तो लाइट ईयर और वेवलेंथ दोनों ही का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो एल ही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब आपको बताना कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो जो फोर्स होता है वो बराबर होता है -du/dr के, यानी कि हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा वो बराबर होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू के। तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू एक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक ऐसा रिलेशन है जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में रिलेशन बैठाता है। और इससे अगर आपको मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी पता है तो आप u निकाल सकते हैं, अगर आपको u पता है तो आप f निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे फोर्स निकालना है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करूंगा। जैसे आपने देखा E=-dv/dr भी इसी रिलेशन से आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का। तो अगर मैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूँ q की, तो यही रिलेशन q बराबर माइनस के d/dr, q भी हो जाएगा। तो ये होता है फोर्स और ये होता है एनर्जी, तो F इक्वल टू हो गया -du/dr के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड, मतलब इसमें हमें व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट बिकम यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब कि इन दोनों में हम कौन सा वेक्टर ऐड करें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, मतलब पैरेलल हो y एक्सिस के। देखो, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे कि मैं मान लेते इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ C। तो A प्लस C में हम कोई तीसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं, लेट से D, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, एक वेक्टर J के बराबर आना चाहिए, क्योंकि J ही होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो जो दोनों वेक्टर है A और C, उसमें मैं क्या वेक्टर मिलाऊंगा, यानी कि मुझे डी फाइंड करना है ताकि इन तीनों का समेशन J के बराबर आ जाए। तो देखो, A और C की तो वैल्यू हमें पता है, इनको हमें डायरेक्टली ऐड करना होता है i + 2j - k कैप, प्लस C की वैल्यू i - j + 2k कैप, और वेक्टर D तो मुझे निकालना है, और ये हो गया मान लीजिए j कैप के इक्वल। यहाँ पर i और i कितना हो जाएगा, 2i
फिर 2j में से j जाएगा तो प्लस के j और माइनस के प्लस 2k, तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस के k कैप आ जाएगा और प्लस के d वेक्टर इक्वल टू j कैप। अब देखो j कैप से तो j कैप यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वली है, तो ये 2i प्लस k, तो इसको इधर ले जाते हैं तो d वेक्टर कितना आएगा, d वेक्टर आएगा माइनस के 2i और माइनस के k कैप, या अगर आप वेक्टर यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस के k कैप। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4 माइनस 2i कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन द मास m placed in the pan of spring and its mass of oscillation, time of oscillation is t। आपको बताना है ये जो ग्राफ है ये एक्सिस से पास क्यों नहीं हो रहा, मतलब ओरिजिन से पास क्यों नहीं हो रहा। जनरली ग्राफ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, इसका रीज़न बताना है। देखो अगर हम टाइम पीरियड मान लेते हैं कि कोई स्प्रिंग है यहाँ पर एक मास हमने उसको लटकाया हुआ है, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा t इक्वल टू √2πm/k होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हम स्प्रिंग का मास नेगलेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होना चाहिए अगर हम स्प्रिंग का मास भी कंसिडर करें तो वो होता है m प्लस में m/3, मास ऑफ स्प्रिंग 1/3 लेते हैं यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा अपॉन में k, इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा k। तो अगर मैं देखो इसका सिंपल फॉर्मूला इसको अप्लाई करके ग्राफ प्लॉट करूँ t और m में तो कैसे होगा, तो मैं टी स्क्वायर बना रहा हूँ इधर क्योंकि ये t का स्क्वायर है ग्राफ, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4π का स्क्वायर m अपॉन में k। तो यहाँ पर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4π का स्क्वायर अपॉन में k इंटू में m। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर अगर हम करें तो y यहाँ पर क्या है t का स्क्वायर, हमने y एक्सिस पर क्या प्लॉट किया है t का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गई इसकी स्लोप, और x एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया है m। तो यहाँ पर c पार्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट जब नहीं होता है तो ये ओरिजिन से जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पर मास ऑफ द पेन जो है उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वेट ऑफ द पेन हैज बीन नेग्लेक्टेड। इतना फैक्टर हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ऑन डिफॉर्मिंग अ बॉडी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, यानी कि अगर किसी बॉडी को अगर आप डिफॉर्म कर रहे हो तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यंग्स मॉडुलस के टर्म में देखो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो एक और ये तो यहाँ पर तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए यंग्स मॉडुलस के टर्म में फॉर्मूला पूछ लिया जाता तो एक तो ये फॉर्मूला जो है स्ट्रेस को स्ट्रेस रहने देते हैं, स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस। तो एक फॉर्मूला हमारे पास स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस के टर्म में आ जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में यंग्स मॉडुलस और इस पूरे का हाफ। तो ये स्ट्रेस के टर्म में, अगर मैं स्ट्रेन के टर्म में लिखूं तो ये इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस की जगह मैं क्या लिखूंगा स्ट्रेस के प्लेस पर हम लिखेंगे y इंटू स्ट्रेन, यानी कि यंग्स मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन, और यहाँ पर ये स्ट्रेन आ जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 y इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। एक्चुअली इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि स्ट्रेन के टर्म में तो हो जाएगा u इक्वल टू हाफ y स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेस के टर्म में हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में y। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्यूब ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r, यानी कि आपके पास कोई ट्यूब है जिसकी लेंथ है l और जिसका रेडियस है r, इसको ज्वाइन किया जा रहा है इन सीरीज विद अनदर ट्यूब ऑफ लेंथ l/4 एंड रेडियस r/2। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया दूसरे पाइप से जिसकी लेंथ है l/4 और रेडियस है r/2। द रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन द एंड ऑफ द टू ट्यूब विल बी, यानी कि आपको बताना कि यहाँ पर और यहाँ का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा पॉइजलेस फॉर्मूला। देखो पॉइजलेस फॉर्मूला क्या कहता है कि जो रेट ऑफ फ्लो होगा लिक्विड का, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, तो वो किस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए लेंथ है l और रेडियस है r और प्रेशर डिफरेंस उसके एंड के क्रॉस है p, तो
जो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होगा Q या V अपॉन टी बराबर होगा पाई P r⁴ अपॉन में 8 ईटा एल, यानी कि Q डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रेशर डिफरेंस पर, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है r⁴ पर, इन्वर्सली डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर, और इन्वर्सली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब पर। अब मैं मान लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पाइप है इसका रेट ऑफ फ्लो है Q1 और इसका है Q2। तो Q1 और Q2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना भी मास ऑफ लिक्विड यहाँ पर एंटर करेगा उतना लीव आउट होगा। तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? Q2 के। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो है P1 और इसके अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो है P2। तो Q1 Q2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई P1 r⁴ अपॉन में 8 ईटा L1। ईटा तो दोनों के लिए सेम ही होगा, सेम लिक्विड है। पाई P2 r⁴ अपॉन में 8 ईटा L2, जो दोनों में सेम है उनको कैंसिल आउट कर देते। तो जैसे पाई 8 ईटा पाई 8 ईटा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमें तो P1 अपॉन P2 फाइंड करना है वैसे, तो P1 अपॉन P2 इक्वल किसके आएगा? P1 P2 इधर आ गया तो ये आ जाएगा R2 अपॉन r⁴ और L1 को यहाँ पर ले जाओ तो ये हो जाएगा L1 अपॉन में L2। अब देखो यहाँ पर R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? R2 कैन बी रिटन एज, वो r/2 के है, यानी कि R1 अपॉन 2 यहाँ पर, क्योंकि यार है। और जो लेंथ L2 है वो कितनी है? L/4, यानी कि L1 अपॉन 4 भी आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ से L2 अपॉन L1 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 अपॉन में 4, और R2 अपॉन R1 कितना आएगा? 1 अपॉन में 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R2 अपॉन R1 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 की पावर 4। L1 अपॉन L2 कितना आ जाएगा? L1 अपॉन में L2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L2 अपॉन L1 है 1 अपॉन 4, तो L1 अपॉन L2 इसका रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर आएगा 4। अभी 1 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, और यहाँ पर ये 4, इससे कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब ये होगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू कितना आएगा? 1 अपॉन में 4। तो इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1:4। नेक्स्ट है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीम लाइन थ्रू अ ट्यूब ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड V वेलोसिटी है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि जो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एरिया इंटू स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। मतलब कि कैपिलरी ट्यूब पहले बना लेते हैं, मतलब यहाँ पर कोई और वाटर का केस दिया हुआ है। एक्चुअली वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, फॉर वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिलरी ला रहे हैं, तो इस कैपिलरी में जो वाटर राइज हो रहा है वो हो रहा है h हाइट तक, ठीक है। अब बोला गया है कि इफ द कैपिलरी ट्यूब, देखो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जो SN फॉर्मूला होता है वो होता है 2s cos एंगल ऑफ कांटेक्ट अपॉन में 2s cos अपॉन में r rho g। अब क्या कर रहे हैं, इसको टिल्ट कर रहे हैं सच दैट इफ द कैपिलरी ट्यूब इज टिल्टेड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से एंगल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। एंगल अगर आपने वर्टिकल से ले ली तो आंसर गलत आएगा। तो एंगल किससे? 30 डिग्री से विद दी हॉरिजॉन्टल। तो टिल्टेड जो हुआ है वो 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल से देखोगे तो वो 60 डिग्री होगा, तो इतना उसको टिल्ट कर दिया है। तो आपको बताना कि अब जो राइज होगा वो कितना होगा। तो देखो इसको मैं मान लेता हूँ कि अब जब इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ, लेट कैपिलरी है और इसमें L लेंथ तक पानी ऊपर आ रहा है, L तक पूरा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। पहले कितना आ रहा था जब ये वर्टिकल था? वो था h। तो मैं इसको वर्टिकली अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये h को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। अब L और h में रिलेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर मतलब h और हाइपोटेनियस L। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो L होगा वो बराबर होगा h अपॉन साइन थीटा के, और h की वैल्यू कितनी है? 4। साइन 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 इंटू में 4, या फिर L इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे यहाँ पर आंसर होगा 8 सेंटीमीटर, जब हमने हॉरिजेंटल से एंगल हमें पता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स में
वर्टिकल से अगर पूछ ले जाए कि मान लो पहले कैपिलरी ऐसे थे, फिर उसको टिल्ट कर दिया, अब ऐसे कर दिया, और जो एंगल वर्टिकल से है वो थीटा एंगल है, तो उस केस में जो लेंथ हो जाएगी, मतलब जो पानी अब यहाँ तक चढ़ेगा वो बराबर हो जाएगा, पहले अगर h हाइट रही होगी तो वो बराबर हो जाएगा h अपन में, यहाँ पर आ जाएगा L बराबर हो जाएगा h अपन में कोस थीटा। लेकिन ध्यान रखना ये तब है जब वर्टिकल से एंगल पता है, जब हॉरिजॉन्टल से एंगल पता होगा तब L इक्वल टू होगा h अपन साइन थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, यानी कि अगर हम दो स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्रिएट होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, या सम मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। अगर मान लेते हैं कि एक साथ कंबाइन होकर के एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, तो ऐसे में जो सरफेस एरिया होगा इसका वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पहले आपके पास बहुत सारा सरफेस एरिया था, हालांकि छोटा है, लेकिन जो कांटेक्ट होगा उनका एयर के साथ में सबका मिला करके वो कहीं ज़्यादा होगा इस एक अकेले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप्स बन रही है तो सरफेस एरिया उसका डिक्रीज हो रहा है। तो देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। अब यहाँ पर जो चेंज इन एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये होगा कि सरफेस एनर्जी भी नेगेटिव होगी, और जब सरफेस एनर्जी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें से जो एनर्जी है वो लिबरेट हो रही है। Therefore, when two small drops merge together to form a large drop, then in this process the surface area of the liquid decreases and the heat is liberated। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत होगा कि मास एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा, और एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है यहाँ पर। बच्चा एनर्जी इज अब्जॉर्ब या नाइदर एनर्जी इज क्रिएटेड नॉर एब्जॉर्ब। तो एनर्जी का लाइब्रेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी फ्री हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा नाइदर एनर्जी इज क्रिएटेड नॉर एब्जॉर्ब्ड। एक और फॉर्मूला जिस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो जब एक बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूट जाए, एन नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स में टूट जाए, तो इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज इन एनर्जी का फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन इनटू में एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप इनटू में n की पावर 1/3 - 1, या फिर 4πr² t इंटू में n की पावर 1/3 - 1। इस फॉर्मूले का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछते हैं कि मान लेते हैं एक ड्रॉप 8 ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है और इसका रेडियस अगर आपको गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, तो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला इंक्रीज इन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr² t इंटू में n की पावर 1/3 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a capillary tube is dipped in a tube of mercury, the mercury level in the tube goes down because pressure just below the meniscus is। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो अगर आप मरकरी को ग्लास ट्यूब में डालोगे तो इसका जो शेप होती है वो बनती है कॉन्वेक्स टाइप की, जबकि यहाँ पर शेप जो होती है वो होती है कॉनकेव शेप की। और जब आप कैपिलरी ट्यूब को पानी में डालोगे तो वो ऊपर जाएगी और शेप आपको कुछ इस तरह से मिल रही है कॉनकेव शेप। लेकिन मरकरी को जब आप ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डालोगे तो इसमें क्या होता है, जो मरकरी का लेवल होगा वो नीचे जाएगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। वाटर के केस में ऊपर आता है, और जो फॉर्मूला होता है एसेंट फॉर्मूला वो होता है H=2s cos थीटा अपॉन में r rho g। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है कि जो लेवल होगा वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जैसे अगर हम ग्लास और वाटर के लिए देखें तो इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 से कम होगा, और मरकरी में ये ज़्यादा होता है 90 से। तो इसलिए यहाँ पर जो शेप मिलती है वो कॉन्वेक्स शेप मिलती है मरकरी के लिए। जबकि सिल्वर वेजल अगर है और प्योर वाटर है तो उसके केस में थीटा जो होता है 90 डिग्री होता है, उसमें प्लेन मेनिस्कस आपको मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो मरकरी का लेवल है ये नीचे क्यों आ गया है। अब देखो जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो ये ऊपर से लेवल जो है ऊपर से नीचे आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा किस प्रेशर से, जो प्रेशर मेनिस्कस के नीचे लग रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है प्रेशर जस्ट बिलो दी मेनिस्कस, या कह लो कि जो मेनिस्कस के नीचे जो प्रेशर होगा वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पर यही तो हमसे पूछा है कि द मर्करी लेवल इन द ट्यूब गोज डाउन बिकॉज द प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस। तो मैंने भी बताया कि प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस
कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 3। तो हमने 2000 के जितने भी क्वेश्चन थे यूपी पीजीटी के वो सब सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर 2002 में हुआ था उसको सोल्व किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। Thank you everyone. Bye and take care.